कक्षा 12 में अध्ययन करने वाले सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। प्यारे बच्चों, गद्य भाग के इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने के बाद आज हम पद्य भाग के इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर के आए हैं, जो आपके पद्य खंड आरोह भाग 2 पुस्तक है उसके पहले 4 पाठों के। ये देख लीजिए, इन प्रश्नों को आज हम वीडियो में देखने वाले हैं, इसलिए आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अनिवार्य हिंदी कक्षा 12 जो आपकी मुख्य पुस्तक है उसका पद्य खंड आरोह भाग 2 का, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आज हम यहाँ देखने वाले हैं। 4 पाठ आपके। पहला पाठ हरिवंश राय बच्चन आत्म परिचय कविता और दिन जल्दी जल्दी डलता है, उसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। आलोक धनवा की पतंग कविता के प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। कुंवर नारायण की 2 कविताएं लग रही है, उनके हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। और रघुवीर साय कैमरे में बंद अपाइज, इसके हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। वीडियो आप शुरू से अंत तक देखिए। निश्चित रूप से ये प्रश्न आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में और भी दूसरे एग्जाम में मिलने वाले हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ संख्या 1 हरिवंश राय बच्चन, इनके प्रश्न उत्तर हम देख रहे हैं। पहला प्रश्न है, भवसागर में कौन सा अलंकार है? भवसागर में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण है कि यमक, उपमा, रूपक, कौन सा अलंकार है? तो भवसागर में यानी संसार रूपी सागर, क्या लिखेंगे? भव रूपी सागर यानी संसार रूपी सागर। तो कौन सा अलंकार हो गया? रूपी शब्द आ रहा है, रूपक अलंकार हो गया। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, रूपक अलंकार। दूसरा प्रश्न देखिए, दिन जल्दी जल्दी डलता है गीत किस काव्य संग्रह से उद्धृत है? ये निशा निमंत्रण से है, मिलन यामिनी, मधुशाला, बसेरे से दूर। तो किस काव्य संग्रह से संकलित किया गया? निशा निमंत्रण से ये संकलित किया गया। पहला ऑप्शन सही है। तीसरा प्रश्न देखिए, दिन जल्दी जल्दी में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? पुनरुक्ति, प्रकाश है, अनुप्रास है, दोनों में से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए, जल्दी जल्दी में आपके पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये जल्दी जल्दी शब्द जो है 2 बार आ गया। कोई भी शब्द 2 बार आ जाए, सेम अर्थ हो, बीच में ऐसा योजक चिन्ह हो, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। चौथा प्रश्न देखेंगे, हरिवंश राय बच्चन निम्न में से किसके प्रवर्तक माने जाते हैं? छायावाद के, एक नई कविता के, एक प्रयोगवाद के, आलावाद के। तो आपका जो उत्तर होगा वो चौथा होगा, आलावाद जो है इसके प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन माने जाते हैं। 5वां प्रश्न देखिए, हरिवंश राय बच्चन ने अपने जीवन को माना है, किस प्रकार का माना? दुखदायी माना, विरोधों का सामंजस्य, का सुखदायी, कि निराशावादी? तो आप पूरी इनकी आत्मपरिचय कविता पढ़ेंगे तो विरोधों का सामंजस्य उन्होंने माना है। ठीक है। 6ठा प्रश्न देखेंगे, पाँच के बाद सीधा 7 आ गया, 6ठा छपने से रह गया, कोई बात नहीं, देख लें आप। 7वां देखिए, आत्मपरिचय कविता में कवि का संदेश क्या है? प्रेम व मस्ती का है, हास्य का है, सुधारवाद का, निष्क्रियता का? तो प्रेम और मस्ती का संदेश देने का काम कवि का है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 8वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से हरिवंश राय बच्चन की रचना कौन सी नहीं है? मधुकर्ण नहीं है, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, कौन सी नहीं है? तो जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, क्योंकि मधुकर्ण किसकी है? भगवती चरण वर्मा, ये इनकी है। 9वां प्रश्न देखेंगे,
कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने खंडों में, 2 में, 5 में, 4 में, 3 में, कितने खंडों में, 4 खंडों में उनकी आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर 3 सही। 10वां प्रश्न देखिए कि निम्न में से हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का खंड कौन सा नहीं है। क्या भूलूं, क्या याद करूं, नए पुराने झरोखे, नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर। और एक आपको पता है कि 10 द्वार से सोपान तक इनका चौथा खंड है, 10 द्वार से सोपान तक। तो जाहिर सी बात है पहला यानी क्या भूलूं क्या याद करूं है, नीड का निर्माण, फिर है बसेरे से दूर है, 10 द्वार से सोपान तक है, लेकिन नए पुराने झरोखे ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये क्या है, इनका काव्य संग्रह है। क्या है ये, काव्य संग्रह है। ठीक है। 11वां देखिए, हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक रचनाओं पर किसका प्रभाव है। जयशंकर प्रसाद का, उमर खय्याम, महादेवी वर्मा, महात्मा गांधी, किन का है। तो उमर खय्याम का प्रभाव इनकी प्रारंभिक रचनाओं पर है। ऑप्शन नंबर 2 सही। 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत किस कवि का है। जाहिर सी बात है किस कवि का है, प्रसाद गायक, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, निराला। तो ये हरिवंश राय बच्चन का गीत है। 13वां प्रश्न देखेंगे। 13वां प्रश्न कह रहा है कि कवि स्वयं को दुनिया का एक नया क्या मानता है। प्रेमी मानता, दीवाना, परवाना, कवि। तो स्वयं को एक वो दीवाना मानता है जो प्रेम और मस्ती का संदेश संसार को कह रहा है। ऑप्शन नंबर 2 सही। 14वां प्रश्न देखिए, आत्मपरिचय कविता के रचनाकार कौन है। जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो जाहिर सी बात है आत्मपरिचय कविता के रचनाकार है हरिवंश राय बच्चन। अगर यहाँ आत्मकथ्य होता, आत्मकथ्य इसके जयशंकर प्रसाद है। ठीक है। 15वां देखिए, कवि ने संसार को अपूर्ण क्यों माना है। प्रेम के अभाव के कारण, धन के अभाव के कारण, मित्र के अभाव के कारण, प्रकृति के अभाव के कारण। तो प्रेम के अभाव के कारण उन्होंने संसार को अपूर्ण माना, इसलिए वो सपनों का संसार बना करके इस कमी को दूर करता है। 16वां देखिए, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं अलंकार है, रूपक है, उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण। तो यहाँ स्नेह रूपी सुरा, तो इसलिए रूपी शब्द आ जाए, वहाँ रूपक अलंकार करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 17वां प्रश्न देखिए, नादान वही ये आए जहाँ पर दाना पंक्ति में। दाना का क्या अर्थ है। अनाज, वृद्ध, बुद्धिमान, मेहनती। तो ध्यान रखिए आप, दाना बुद्धिमान के लिए आया है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। सांसों के 2 तार किसका प्रतीक है। जीवन का, मृत्यु का, संगीत का, वीणा का। तो ये जीवन का प्रतीक है। 19वां प्रश्न देखिए, मैं वह खंडहर का बाग लिए फिरता हूँ पंक्ति में। खंडहर का भाव क्या है। प्रेम की शेष यादें, जीर्ण शीर्ण इमारत, धन दौलत, ईर्ष्या व द्वेष। तो यहाँ प्रेम की जो शेष यादें हैं उसके लिए खंडहर शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो 19वां का 1 सही हो जाएगा। फिर ध्यान दीजिए, ये उसके बाद हम आ जाते हैं पाठ संख्या 2। देखिए ये आपके पाठ संख्या 2 के हम प्रश्न उत्तर देख रहे हैं। आलोक धन व आरोह भाग 2 का दूसरा पाठ है। आलोक धनवाकृत कविता पतंग में चित्रण है। बाल सुलभ क्रियाओं में उमंग का, प्राकृतिक दृश्यों का, पतंग की अटखेलियों का, इनमें से कोई नहीं। तो जो वर्णन है वो आपके बाल सुलभ क्रियाओं में उमंग का। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 21वां प्रश्न देखिए, पतंग कविता की मुख्य विशेषता बिंब, प्रतीक, फैंटेसी और छंद। तो बिंब इसका जबरदस्त इसकी विशेषता है, बिंबों का प्रयोग इसमें किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 सही। 22वां देखिए, बच्चे किस ऋतु में पतंग उड़ा रहे हैं। तो भादो, शरद, वर्षा और गर्मी। तो शरद ऋतु में वो पतंग उड़ा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही। फिर आगे देखिए,
जनता का आदमी कविता किसकी? आलोक धनवा की, हरिवंश राय बच्चन की, रामधारी सिंह दिनकर की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो आलोक धनवा की ये पहली कविता है। कौन सी कविता है? पहली कविता, ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली कविता है इनकी जनता का आदमी। फिर देखिए 24वां प्रश्न, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ? उत्प्रेक्षा, उपमा, मानवीकरण, रूपक। तो यहाँ जैसा शब्द तुलना की जा रही, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 उपमा अलंकार करेंगे। पच्चीसवां प्रश्न देखेंगे, आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा है? आत्मजयी, दुनिया रोज बनती है, भागी हुई लड़कियां और जनता का आदमी। तो इनका एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी मोस्ट कह दें तो भी कम है, दुनिया रोज बनती है। 26वां प्रश्न देखिए, आपके पाठ्यक्रम में पतंग खालिस्तान शामिल है। पतंग जो लंबी कविता है उसका दूसरा भाग, या पतंग लंबी कविता का तीसरा भाग, लंबी कविता का पहला भाग, लंबी कविता का चौथा भाग, क्या आएगा खालिस्तान में? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, जिसमें से आपका उत्तर होगा लंबी कविता है ये, जिसका तीसरा भाग आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। 27वां देखिए, शरद आया पुलों को पार करते हुए में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण, यमक, उपमा और अतिशयोक्ति। तो शरद ऋतु को मानवीय क्रिया करते हुए बताया गया। पुल को पार मनुष्य करता है, इसको पार करते हुए बताया, इसलिए मनुष्य की क्रियाएं का आरोप किए जाने से ये मानवीकरण अलंकार हो गया। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखिए इसके बाद ये आपके तीसरा पार्ट आपके शुरू हो गया, देख पा रहे हैं आप यहाँ। तीसरा पार्ट कुंवर नारायण, जिनकी 2 कविताएं लग रही है, आरोह भाग 2 जो पद्य खंड है उसका तीसरा पार्ट है। इसके प्रश्न उत्तर देख रहे हैं। अट्ठाईसवां प्रश्न, कविता के बहाने के रचयिता कुंवर नारायण कवि हैं ग्रामीण संवेदना के, नागर संवेदना के, मानवीय संवेदना के, आध्यात्मिक भावना के। तो नागर संवेदना के ये कवि हैं, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 29वां प्रश्न, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। इस पंक्ति में बात की चूड़ी मरने का क्या तात्पर्य है? बात या भाषा का नीरस हो जाना, बात या भाषा का कटु होना, बात या भाषा का प्रभावहीन होना, बात या भाषा का चमत्कार रहित होना। तो इसका जो सही उत्तर है प्रभावहीन हो जाना, ये बिल्कुल सही उत्तर है। आप दूसरे उत्तर नहीं करें, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, इंपॉर्टेंट भी है ये बहुत ज़्यादा। तीसरा प्रश्न देखिए, कविता के बहाने कविता में कवि का मन आशंकित क्यों है? जीवन में बढ़ती संवेदनहीनता से, यांत्रिकता के बढ़ते दबाव के कारण कविता के अस्तित्व के प्रति, यांत्रिकता के बढ़ते दबाव के कारण जीवन में खत्म होती संवेदनशीलता के प्रति, वर्तमान समय में कविता के खत्म होते आकर्षण के प्रति। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। जो यांत्रिकता बढ़ रही है उसमें कविता का अस्तित्व क्या रहेगा ये सोच रहा है कवि। 30वां का 2 सही हो जाएगा। 31वां प्रश्न देखें, कविता के बहाने में कवि ने कविता की साम्यता अंततः किससे की? तो चिड़िया की उड़ान से की, पहले की, फूलों के खिलने से की, इसके बाद की, बच्चों के खेल से अंतिम में की, 3 से तुलना की जिसमें बच्चों का खेल सही उत्तर है। फूलों की सुगंध से तो की नहीं थी, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बात सीधी थी पर कविता किस काव्य संग्रह से ली गई? कोई दूसरा नहीं, परिवेश हम तुम इन दिनों अपने सामने। तो इसका उत्तर आपको ध्यान होना चाहिए कि जो बात सीधी थी वो बात सीधी थी कविता बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कविता आपके कुंवर नारायण के किस संग्रह से ली गई है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आपका सही उत्तर होगा कोई दूसरा नहीं, बिल्कुल सही उत्तर है ये। 33वां प्रश्न देखिए,
बात सीधी थी, पर कविता का मूल भाव क्या है? कविता की भाषा सहज और सटीक होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक। कविता की भाषा सहज और सटीक होनी चाहिए, ठीक है। कविता में कथ्य और माध्यम में द्वंद्व नहीं होना चाहिए, ये भी ठीक। अच्छी कविता का बनना, सही बात का सही शब्द से जुड़ना है, बिल्कुल ठीक। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है सभी। 34वां प्रश्न देखेंगे। कुंवर नारायण का प्रबंध काव्य कौन सा? आत्मजयी, चक्रव्यूह, तीसरा सप्तक, परिवेश हम तुम। तो आत्मजयी इनका प्रबंध काव्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर आगे देखिए 35वां प्रश्न देखेंगे हम। कविता के बहाने, इस कविता के माध्यम से कुंवर नारायण क्या कहना चाहते हैं? रचनात्मक ऊर्जा सीमाओं के बंधन नहीं तोड़ सकती, तोड़ सकती है, ये तो गलत हो गया। कविता में अनंत संभावनाएं यदि रचनात्मक ऊर्जा हो, ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। और आगे पढ़ लेते हैं। कविता की अपनी सीमा है और हर कोई उस सीमा को नहीं तोड़ सकता, ये भी गलत है। और इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। फिर देखिए 36वां प्रश्न। कविता के बहाने कुंवर नारायण के द्वारा रचित किस काव्य संग्रह की कविता चक्रव्यूह, परिवेश हम तुम, इन दिनों, अपने सामने, ये जो कविता है इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। 37वां प्रश्न देखिए। ये कह रहा है कि कविता और बच्चे को समानांतर मानने के पीछे कवि का क्या दृष्टिकोण है? कविता और बच्चे चंचलता से युक्त होते हैं, कविता और बच्चे सबको प्रसन्न रखते हैं, कविता और बच्चे सीमाओं के बंधन से परे भेदभाव से मुक्त होते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। 38वां प्रश्न देखिए। कविता के बहाने कविता में कवि ने कविता की तुलना किससे नहीं की? चिड़िया की उड़ान से की, बिल्कुल की। फूलों के खिलने से की, बिल्कुल। बच्चों के खेल से की। चंद्रमा की चांदनी से नहीं की, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। बच्चों के रोने से भी नहीं की, कोई भी ऑप्शन दे सकता है वो। 39वां देखिए। ये वैसे प्रश्न आ चुका है, वापस रिपीट हो गया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट उत्तर है 39वां का। कुंवर नारायण में निम्न में से कौन सी विशेषता है? नई कविता आंदोलन के प्रमुख कवि हैं, तीसरे तार सप्तक के अग्रगण्य कवि हैं, यथार्थवादी दृष्टिकोण उपयुक्त, सभी बिल्कुल, ये सारे के सारे सही हैं। 1, 2, 3 तीनों कथन सत्य हैं कुंवर नारायण के बारे में। अब अपना अंतिम पाठ रह गया है, जो देखिए ये आपके जैसा दिख रहा है, आपके रघुवीर सहाय। कौन सा पाठ है? जो आरो भाग 2 पद्य खंड का चौथा पाठ, रघुवीर सहाय, अनिवार्य हिंदी का। इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। ये मोबाइल नंबर भी हैं, आपके कोई दिक्कत हो तो इन पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9887038980। रघुवीर सहाय रचित कविता कैमरे में बंद अपाहिज उनके किस काव्य संकलन से ली गई है? सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए। तो ये लोग भूल गए काव्य संग्रह से ली गई है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है। 42वां देखिए हमें दोनों को एक संग रुलाने, या दोनों से क्या तात्पर्य? दर्शक और रिपोर्टर, दर्शक व कैमरामैन, अपाहिज व्यक्ति और दर्शक, अपाहिज व्यक्ति व कैमरामैन। तो अपाहिज व्यक्ति और दर्शक, ये बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा 43 देखिए। रघुवीर सहाय कौन से तार सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक 1943, दूसरा तार सप्तक 1951, तीसरा 1959 और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका करेक्ट उत्तर होता है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि तार सप्तक का प्रकाशन किया किसने? किसने किया बताओ? अज्ञेय जी ने किया था। और ये जो आपके रघुवीर सहाय अज्ञेय जी के दूसरे तार सप्तक के प्रमुख कवि हैं। ऑप्शन नंबर हम 2 सही करेंगे, जो 1951 में प्रकाशित हुआ था। 44 देखिए।
कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कुछ पंक्तियां कोष्टक में लिखी गई है, आपकी नज़र में इसका क्या औचित्य है? भावगत सजीवता लाने में, संवेदना का स्तर बढ़ाने में, ए व ब दोनों में से कोई नहीं। तो ए व ब दोनों इसके लिए करेक्ट है। संवेदना का स्तर बढ़ता है, भावगत सजीवता भी आती है। 45वां देखेंगे, तार सप्तक पत्रिका का संपादन किसने किया? ज्ञेय ने, कुंवर नारायण ने, रघुवीर साय ने, मुक्तिबोध ने। अभी मैंने ऊपर बताया सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने ये किया था। 46वां प्रश्न देखेंगे, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में प्रमुखतः किस शैली का प्रयोग किया गया? प्रश्न शैली, नाटकीय शैली, चित्र शैली, इनमें से कोई नहीं। तो नाटकीय शैली का प्रयोग किया गया, ऑप्शन नंबर 2 सही। पर्दे पर वक्त की कीमत के द्वारा कवि ने क्या दृष्टिकोण रखा है? व्यावसायिक स्वार्थ, क्रूरता, बनावटीपन, एबेस है, तीनों बिल्कुल एबेस है, तीनों ही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। व्यावसायिक स्वार्थ भी है, क्रूरता भी है, बनावटीपन भी है। 48वां देखेंगे, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के अनुसार कौन सा वाक्य सही है? कविता में अपंगता को लेकर संचालक महोदय द्वारा सही प्रश्न पूछे गए, गलत। संचालक अपंग व्यक्ति की लाचारी व मनोदशा को ध्यान में रखते हुए प्रश्न पूछ रहा था, गलत। कार्यक्रम सहृदयता व करुणा से भरपूर था, गलत। मानवीय संवेदना यथार्थ का ध्यान नहीं रखा गया, बिल्कुल ठीक है। प्रताड़ित किया जा रहा था, तो न तो मानवीय संवेदना का ध्यान रखा न यथार्थ का ध्यान रखा, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखिए 49, हम समर्थ शक्तिवान पंक्ति में हम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? जो ये हम शब्द आया है ये किसके लिए आया है? तो जो हम शब्द आया है आम जनता के लिए, विकलांग व्यक्ति के लिए, दूरदर्शन वाले के लिए या राजनेता के लिए? तो ये आया दूरदर्शन वाले, मीडिया वाले जो लोग हैं उसके लिए प्रयुक्त हुआ है। और अंतिम प्रश्न देखेंगे, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किस कटु यथार्थ की अभिव्यक्ति हुई है? दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम में बढ़ती व्यावसायिकता और संवेदनहीनता की, दूरदर्शन पर एक विकलांग व्यक्ति की पीड़ा और समर्थता की। तो समर्थता तो गलत शब्द हो गया, असमर्थता होता तो फिर भी हो जाता, तो ये तो गलत हो गया। दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालकों की सहृदयता, सहृदयता तो कहाँ थी? सहृदयता तो थे ही नहीं, वो तो क्रूर थे। कौन थे? क्रूर। तो ये भी गलत हो जाएगा, उपयुक्त सभी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। ये 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न वस्तुनिष्ठ पाठ संख्या 1 से 4 जो पद्य खंड है अनिवार्य हिंदी का, वो मैंने यहाँ प्रस्तुत किए। निश्चित रूप से आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए अभी तक तो इसको कर लें। चैनल आप ये देख रहे हैं कि साहित्य संगम बाई BL तेली ये चैनल है, आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।